अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व्यूअर्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस टॉक शो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर महिला की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा होता है, मेनोपॉज। तो स्वागत है हमारे एक्सपर्ट्स और रियल लाइफ हीरोज़ जो अपने अनुभव और टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगे। आज की गेस्ट पैनल के इंट्रोडक्शन से पहले मैं होस्ट अपना तारुफ देना चाहूँगी। माई सेल्फ सकीना पालीवाला दाऊद, एज ए बोहरा यूथ गर्ल्स विंग प्रेसिडेंट मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं माइंडसेट जियोलॉजी डिपार्टमेंट में CCE के पद से रिटायर हुई हूँ और 15 साल से ऑल राजस्थान माइनिंग विमेन हरेसमेंट सेल की प्रेसिडेंट भी रही हूँ। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनमें पहला नाम है डॉक्टर मधुबाला चौहान। आप गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ गायनी की प्रोफेसर और HOD है। आप RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में एक्स प्रोफेसर एंड HOD रही है। डॉक्टर साहिबा, इस टॉक शो में आपका स्वागत है। पैनल में दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगी डॉक्टर नाजिमा सलोदा का। वर्तमान में आप डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजी सैटेलाइट अम्बा माता में एज ए प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के पद पर है। इसके साथ ही हाल ही में आपको उदयपुर मेनोपॉज सोसाइटी की प्रेसिडेंट के पद से नवाजा गया है। डॉक्टर नाजिमा, आपका इस शो में वेलकम और हार्दिक बधाई। थैंक यू। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर शिखा शर्मा। आप गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेक्रेटरी विभाग में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर के पद से को सुशोभित कर रही है। आपने महाराणा भोपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कई वर्ष तक अपनी सेवाएं दी है। आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक कई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। मेन काम आपने कोविड-19 में क्वारंटीन पीरियड में अपनी सर्विस देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। डॉक्टर साहिबा, आपका शो में स्वागत है। अब मैं हमारे बीच मौजूद डाइटिशियन डॉक्टर नितिशा शर्मा का इस्तकबाल करना चाहूँगी। आप क्वालिफाइड क्लिनिकल डाइटिशियन हैं जो 21 साल से इस क्षेत्र में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। इसके साथ आप SMS हॉस्पिटल जयपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। आपको 2022 और 23 में बेस्ट क्लिनिकल डाइटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस सेशन में हम सबसे पहले पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है, उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही प्री मैरिटल मल्टीपल रिलेशनशिप अमंग यूथ, जिसमें वन नाइट स्टैंड और फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला जो ट्रेंड अभी चला है, उससे एक लड़की की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैडम, मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब हूँ। आप PCOS और PCOD क्या होता है और इसका निदान क्या है, उसके बारे में जानकारी देंगी। देखो, अभी आज के तारीख में जो PCOS और PCOD जो भी टर्मिनोलॉजी काम में लें वो करीब एक जैसी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। आज की तारीख में बहुत बड़ा बर्निंग परेशानी हो गई है और मतलब इवन छोटी छोटी बच्चियाँ, अभी 13-14 साल की बच्ची है, उनको भी सोनोग्राफी में करवाते हैं पीरियड प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है जी। और 40 के आसपास तो डेफिनेटली, मतलब तब से लेके अब तक में इतनी ज़्यादा ये पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कारण है वो डाइट से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सभी को इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि खाली पीरियड प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, साथ में कई बार कैंसर होने का डर रहता है, अच्छा। डायबिटीज का डर है, हाइपरटेंशन का डर है, तो इतनी सारी साथ में और इसमें कंसीव करने में भी कोई परेशानी आती है? वही मैं आपको कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक तो यूजुअली साइकिल्स इसमें कम हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली मतलब 28 डेज का साइकिल होता है, इसमें कई बार 60 डेज में आ रहा है, कई बार 90 डेज में, इवन 5-6 मंथ तक भी पेशेंट को पीरियड नहीं आ पा रहा है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उसी की वजह से प्रेगनेंसी प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी का भी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, फिर भी कई बार रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इवन IVF के लिए भी जाना पड़ जाता है जी। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट के लिए ये होती जा रही है। इसका मेंटल इफेक्ट क्या है?
बिकॉज प्रेगनेंस जो पीसीओडी या पीसीओएस हम कुछ भी शब्द कहें, तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो बच्चियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वो हमेशा टेंशन में रहता है कि हमारा डेट कब आएगा, पीरियड कब आएगा। प्लस बिकॉज ऑफ दैट उनका वेट गेन हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन में चली जाती है। तो वीकनेस होना, थकान होना, एक्ने होना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कई सारे मेंटल इलनेसेस उनको फेस करना पड़ता है। प्लस कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वेट गेन हो गया तो कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को जब दूसरों को देखते हैं तो बड़ा शेम फील करते हैं, शाय फील करते हैं और अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं कर पाते कि मम्मा हमारी ये डेट नहीं आ रही है। तो कई बार बच्चों को डर लगता है क्योंकि आज भी अपने इंडियन कल्चर में गर्ल्स इन चीजों पर, टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करते इतना खुल के, तो वो अपनी तकलीफ बता नहीं पाती है और जिसकी वजह से बहुत अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस, क्योंकि एक तो ये एज है 13 से आगे लेके, तो ये जो एज शुरू हो रही है इस समय एकेडमिक का भी प्रेशर, फिर उसके बाद में हेल्थ इश्यूज, और इसकी वजह से अंदर अंदर बच्चों को टेंशन इतना ज्यादा होता है कि उनसे एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है और ये बिकॉज ऑफ दैट पीसीओडी। अभी रिसेंटली मैडम अपने यहाँ पे एक रिसर्च हुआ है, मेरा पेपर पब्लिश हुआ है पिछले ही मंथ में, पीसीओडी पे हमने गीतांजलि में स्टडी किया था। हमारा 200 लड़कियों का सैंपल था और उसमें क्लियर था कि जिन जिन बच्चों को पीसीओडी डायग्नोसिस हुआ है उन सब के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल हाई। और इसके ऊपर फिर आगे भी इंटरवेंशंस भी हमने किए हैं जिसको अपन लेटर ऑन डिस्कस। हाँ, हेयरी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस होंगे तो फिर वो सारे के सारे हेयरी आपका हो जाएगा, चेहरे की चमक चली गई है, एक्नेज हो रहे हैं, तो वो कंसर्न बच्चों को उनका तो ध्यान है पर जो रियल उसका कॉज है, रूट कॉज के ऊपर वो नहीं जा पाते हैं जी। फिर उनको जब बोलते हैं कि अच्छा स्ट्रेस हो रहा है, वेट लॉस करना है, तो वो डाइट पे आ जाएंगे। तो डाइट के लिए फिर मैडम आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसमें डाइट का क्या। मधुबाला मैम ने बोला कि इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, वो है आपकी डाइट, एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट और एक आपका एक्सरसाइज। अगर स्टार्टिंग में ही आप व्यूअर्स से बात करें जी, स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स इन बच्चों पे ध्यान दें, इन बच्चियों पे जो 13 to 14 ईयर्स में हैं और ओवरवेट हैं, जिनका बीएमआई मोर देन 27 आ रहा है, या ओवरवेट या ओबेस या सीवियर ओबेसिटी में आ रही हैं, तो अभी स्टार्टिंग एज में ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाद में जैसे कि मैम ने कहा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, एग प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, साइज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, टाइम पे रप्चर होना, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इन सबको हम सिर्फ एक हेल्दी डाइट से बहुत अच्छे तरीके से तो आप कर सकते हैं। डाइट चार्ट भी अगर हमारे व्यूअर्स को बता देते तो जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिंपल डाइट रूल्स है ना, वो आप अपने बच्चों को समझाएं कि उनका वाटर इनटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 3.5 to 4 लीटर वाटर। तो जनरली क्या करते हैं आजकल के बच्चे, पार्टीज में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, शेक्स लेते हैं, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, तो ये सब भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओएस का। अच्छा। तो जब पेरेंट्स घर पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स भी आजकल पार्टीज में जाते हैं, बच्चों के सामने अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो बच्चों का इन पे इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। देन उसके बाद बच्चों पे एक हेल्दी डाइट कोशिश करें कि ठीक है बच्चा बाहर खा रहा है तो वंस इन ए वीक या 15 डेज में एक बार अलाउ करें, लेकिन बाकी एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए घर की बनी हुई। ऐसा नहीं कि इसमें भूखा रहना है। वेट लॉस करना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पीसीओएस में, और वेट लॉस भूखे रहकर नहीं करना है। एक अच्छी डाइट जिसमें आपका ब्रेकफास्ट भी हो, लंच भी हो, डिनर भी हो, और इन बिटवीन स्मॉलर फ्रिक्वेंट मील लाइक हेल्दी स्नैक्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिक्स सीड्स हो गए जिनसे हमें गुड फैट मिलता है, और फ्रूट्स हो गया, मिड मॉर्निंग में सीजनल फ्रूट्स, एनी सीजनल फ्रूट्स, और इवनिंग में छोटी छोटी भूख जहाँ हमें लगती है तो उसमें हेल्दी स्नैक्स जैसे कि रोस्टेड ब्लैक चना हो गया, मखाना हो गया, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ स्पेशली पीसीओएस पेशेंट के लिए, तो उनका जो है प्रोटीन अच्छा होना चाहिए डाइट में, प्रोटीन, फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड होना चाहिए उसमें आपका आ गया जिसमें फाइबर ज़्यादा हो जी, लाइक कि स्प्राउटेड मूंग, इट इज़ वेरी हेल्दी स्पेशली फॉर पीसीओएस पेशेंट, और बॉइल्ड ब्लैक चना सैलेड हो गया, या मिलेट्स का चीला हो गया, मिलेट्स की इडली हो गई, या दलिया हो गया।
तो कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा, आप जानते हैं कि उसका वेट ज़्यादा है, तो हमें उसको थोड़ा डाइट पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से भी आप स्पेशली उसका डाइट प्लान बनवा सकते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है कि बच्चे को क्या देना है, क्योंकि हमें इंटरनली उसको हील करना है बच्चे को। और इस तरह से आपने ब्रेकफास्ट दिया, देन मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स दे दिया। लंच ये नहीं है कि आपको नहीं खाना है, मतलब वेट लॉस के चक्कर में बच्चियां नहीं लेती हैं। आपका सबसे पहले कोशिश करें कि वाटर इनटेक अच्छा जी। आपने थोड़ा वेट किया 10 to 20 मिनट्स का, सैलेड देना है आपको अपने बच्चों को खूब सारा, जिसमें कुकुम्बर, टमाटो और कोई भी एनी ग्रीन सैलेड एंड मल्टीग्रेन रोटी, एक कटोरी दाल और जिससे प्रोटीन मिल रहा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग भी दे सकते हैं, चिकन भी दे सकते हैं, फिश भी दे सकते हैं, पर मटन अवॉइड करना है क्योंकि उसमें काफ़ी अनहेल्दी फैट होता है जो लिपिड प्रोफाइल में उसमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल को इंक्रीज कर सकता है। एंड कोई भी कर्ड, वेराइटी ऑफ प्रोटीन, मतलब कि जैसे एक ही तरह का प्रोटीन नहीं देना है, जैसे दाल में अलग टाइप का होगा, कर्ड में अलग मिलता है, तो ऐसे वेराइटी ऑफ प्रोटीन हमें बच्चे को देना है। देन इवनिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हेल्दी स्नैक्स में आप रोस्टेड मखाना, चना या भेल टाइप बनाकर दे सकते हो। और बच्चा जूस पीना चाहे तो फ्रेश घर का बना हुआ जूस दे सकते हैं। और कोशिश करें कि डिनर लेट नाइट बिल्कुल ना हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चा जब 9, 9:30 या 10 बजे खाता है तो वो डायरेक्ट क्या है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है और डायरेक्ट सोने के लिए चले जाते हैं। तो रात के टाइम मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो होता है, तो वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट ही होगा। तो जो सबसे लाइट मील होना चाहिए ना, वो आपका डिनर होना चाहिए। तो उसमें सिर्फ सैलड दे सकते हैं, प्रोटीन सैलड, जिसमें अगेन बॉइल्ड ब्लैक चना सैलड टाइप दे सकते हो। या दिन में अगर आप 2 चपाती खा रहे हैं या 3 खा रहे हैं तो रात को कोशिश करें 1 या 1.5 ही खाएं। मल्टीग्रेन की मिक्स वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, किनोवा सैलड ले सकते हैं, पर 7 to 8 o'clock तक हो जाना चाहिए, यानी सोने से 3 से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम जाओ, आपको मतलब हाई इंटेंसिव वाली एक्सरसाइज करनी है। आपको सिर्फ 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग एनी टाइम, जो भी आपको टाइम सूट करता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर डिनर, आपको करना है। बहुत अच्छा मैम। डॉक्टर नाज़िमा, मैं ये कहूँगी कि आजकल हार्मोनल थेरेपी भी होती है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, और ये लेना चाहिए या नहीं पीसीओएस में? जैसा कि सभी लोगों ने बताया, मैं समराइज कर दूं कि पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसमें 3 मुख्य सिम्टम्स रहते हैं, जैसे पीरियड्स का ना आना या डिले होना, हिर्सुटिज्म जैसा बताया गया, और हम जब सोनोग्राफी कराते हैं तो पीसीओएस वाला पिक्चर आता है। तो इनमें से कोई भी 2 चीज़ें नज़र आती हैं हमें तो हम उसको लेबल करते हैं पीसीओएस। तो जनरली ये जो बच्चे आते हैं, जैसा बताया गया कि एमेनोरिया यानी कि डिलेड पीरियड्स या पीरियड नहीं आना की तकलीफ से आते हैं, या लेटर एज ग्रुप में आते हैं तो इनफर्टिलिटी कट की, उससे भी लेटर जो आते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है जो बचपन से स्टार्ट होकर लाइफ के एंड तक चलता है जी। तो इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो टेम्परेरी होता है, आप लाइफ लॉन्ग नहीं दे सकते उसको। जैसे एमेनोरिया के लिए पेशेंट आ रही है तो हम उसको पीरियड आने के लिए टेम्परेरी 3 से 6 माह तक देंगे, बट दैट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट। जैसा बताया कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो अगेन मैं 2-3 बातें समराइज करूँगी। एक तो जो हमारा आजकल का बच्चों का लाइफस्टाइल है, सर्कैडियन रिदम पूरा डिस्टर्ब्ड है, दे कीप अवेक एट नाइट एंड स्लीप इन द डे टाइम। पर ऊपर वाले ने जो हमारा शरीर बनाया है, जो हमारे हार्मोन्स के लेवल्स हैं जो मॉर्निंग में और सनलाइट से रिलेटेड होते हैं, वो तभी एक्ट करते हैं जी। बच्चे रात में जगते हैं तो रात में खाते हैं, बट हमारे हार्मोन्स एंड बॉडी इज नॉट प्रिपेयर टू डाइजेस्ट इट एट नाइट जी। एंड द बॉडी इज प्रिपेयर टू डाइजेस्ट इट इन द डे टाइम, पर हम तब खा नहीं रहे, तब हम सो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ये जो हमारे आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं एंडोक्राइनल इफेक्ट करके ये भी कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं हमारी बॉडी को। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, इसलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है वही बेसिक मैनेजमेंट है इसका। देके चीजें मंगाना, ये भी एक नई प्रॉब्लम बेसिक, है। हम लोग कुछ भी काम खुद से नहीं कर रहे हैं और सारा रेडीमेड फूड है और सारा वर्क मोबाइल पे हो रहा है, एजुकेशन भी मोबाइल पे हो रहा है, क्लास में भी नहीं जा रहे हैं बच्चे। तो जो बॉडी चलने फिरने के लिए बनी है उसको हम बिल्कुल स्टैटिक बना दिया है। तो जब तक हमारा तरीका नहीं बदलेगा, ये बीमारी, दवाइयाँ हम शॉर्ट टर्म इसको थोड़े बहुत जो सिम्टम्स है करेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। जी। ट्रीटमेंट इज ओनली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बहुत अच्छा।
अब मैं मैम से पूछना चाहूँगी, ये अभी प्री मैरिटल मल्टीपल रिलेशनशिप्स जो बहुत फैला हुआ है, या यंगस्टर्स की ज़िंदगी को एक जिंदगी का हिस्सा बन गया। और शायद आपने बताया भी था कि मैं पेशेंट्स के बात करती हूँ तो वैसे नाराज होते हैं। नाराज होते हैं, तो मैम इसका मैं फिजिकल और जैसे मेंटल मैडम से भी पूछना चाहूंगी, मैडम आज से 20 साल पहले हम ये प्रश्न कभी किसी लड़की से नहीं नहीं पूछते करते थे थे। कि आर यू इन रिलेशनशिप। Yes, yes. अभी कोई भी गर्ल, यंग गर्ल हमारे पास आती, हमको ये हमको पूछना पूछना पड़ता है। वाजिब है कि हाँ। आप कहीं रिलेशनशिप में तो नहीं हो। है। बिल्कुल, है ना? क्योंकि तो मैक्सिमम इतना प्रॉब्लम अभी जो हाँ। यंगस्टर्स लेके आ रही हैं, जो अनमेरिड हाँ। गर्ल्स हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना ही पड़ता है। और पहले हम नहीं सोच सकते थे, हमें पहले हम पूछने से हमें सोचते डर थे, लगता डर था लगता था। कि है ना कहीं मतलब हाँ। और अभी ये हो गया है। बट दे आर, अच्छा, दे आंसर वेरी फ्रैंकली। Yeah. मतलब इट्स दे आर नॉट शाय ऑफ इट। एंड मुझे ऐसा लगता है पानी, हवा, खाना एंड रिलेशनशिप, वो सब सेम चीज हो गई है। और जो अगर फैमिली एथिक्स है और कोई इस लाइन में, इस दौड़ में नहीं है, तो उसको बैकवर्ड करार दिया गया। पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, ये सबसे ज्यादा है। ये कई बच्चे अपने फेस करते हैं कि बॉयफ्रेंड नहीं है, इससे दूर रहो। मेरे घर में ही 2 बच्चे इसको सफर कर चुके हैं और उससे वो निकल गए, क्योंकि हम माओ ने उनको समझाया कि बेटा ठीक है, बॉयफ्रेंड नहीं होना, इट डजंट मैटर, तुम्हें क्या करने जा रहे हो, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम मस्ती करने जा रहे हो, तुम्हारी अच्छी एक्टिविटीज है तो आगे बढ़ जाओ। जी, है ना? दोस्त, एक लड़का दोस्त होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं। कि जितना हमारा। अभी हम क्या करने गए हैं, हम कॉलेज गए 19 to 23, इसी समय मल्टीपल पार्टनर्स। उसका सबसे मेजर जो मैं अभी इन दिनों में इतने बच्चे आते हैं, मैडम 13 इयर्स की लड़की है, उसके 2 बॉयफ्रेंड इक्वली चल रहे हैं और वो बोलती है आज तो क्या हो गया, और उसके पेरेंट्स को पता है। हाँ, वो बोलते हैं पेरेंट्स कि बात, हाँ। हाँ मैम आजकल चलता है। तो वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। मीडिया, एक तो कहते हैं ना सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंस इतना हो गया, स्नैपचैट है आजकल, टिंडर और ऐसे कई तरह की ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे अब उसके अंदर हमारे आजकल के यंगस्टर्स का जो जेंजी स्टेटस सिंबल, या मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, लड़के मेरे इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। मैंने कुछ पॉडकास्ट ऐसे भी बेहुदा देखे हैं कि जिसमें एक दूसरे को पूछ रहा है कि अरे वैसे भी अभी तो 98-99% तो वर्जिन नहीं होती लड़कियां, बिल्कुल। इस टाइप से। और हमारे स्पिरिचुअल लीडर इस बारे में बात करते हैं तो उन पर उनके ऊपर- एलिगेशन लगाया बिल्कुल। जाता है। सो अभी रिसेंटली ही हमने कई ऐसे उनका सुना है, जैसे सदगुरु जी ने भी बोला था, परमानंद जी ने भी बोला था, जैसे उन्होंने टॉपिक्स पे अपने कमेंट रखे हैं वो जो backfire हो गया। संस्कार को लेके थे, तो सब जो उन्होंने उनको अपोज कर दिया। पर हमारा भारतीय कल्चर कभी भी इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं। जो भी करना है शादी के बाद, शादी के पहले हमारा काम पढ़ाई है। अगर हम इसमें जाएंगे फिर उनका एकेडमिक पीछे हो जा रहा है। एकेडमिक पीछे हो रहा है, ना तो वो किसी हॉबी में है, ना उनको कोई आर्ट है, ना उनके अंदर कोई कला है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि इससे फिजिकल और मेंटल, मैम आप बताएं फिजिकल क्या इफेक्ट पड़ता मेंटल है? तो डेफिनेटली वैसे ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट जिनके पास ज़्यादा आते हैं, हमारे पास तो यूजुअली फिजिकल प्रॉब्लम के साथ ही ज़्यादा आते हैं। तो यूजुअल सबसे फर्स्ट जो मैंने देखा है वो वाइट डिस्चार्ज। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा। फिर अल्टीमेटली कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है कि तुम जो है थोड़ा इसको अवॉइड करो, तो शायद तक तुम ठीक हो जाओगे, नहीं तो फिर क्या कभी बाई चांस कोई ऐसा इन्फेक्शन और देखती हूँ हाँ, मैं। और कोई डिजीज हाँ, इसका? हाँ, क्योंकि एसटीडी जो पहले था हमारे टाइम पे, और हमारी बुक्स में लिखा हुआ भी है कि मल्टीपल अगर सेक्स पार्टनर रहेंगे आपके तो कैंसर की रिस्क डेफिनेटली बढ़ेगी। अच्छा, तो ये एक जो सबसे शुरू से ही जब से हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा एडमिशन है 77 का, आप सोचो MBBS। जी, तो 77 से तो कम से कम हम इसमें बराबर जुड़े हुए ही हैं, हम्म, और तब से ये बुक में मेंशन है। तो जी, डेफिनेटली जितने ज़्यादा ये अगर इनके रेगुलेशन रहेंगे हम्म। तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली और मेंटल मतलब शादी के वक्त आप नहीं, बताएं। हाँ, इसके अलावा भी आगे भी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है कई बिल्कुल। बार। इवन कई बार इनको ड्रग्स लेनी पड़ जाती है अबॉर्शन की, तो उससे जी। रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो एक तरह से ये मान के चलें कि अपन उसके साथ इनकी परेशानियां ही अपनी लाइफ में ये जोड़ लेते हैं। नहीं, पर कई ऐसे पॉडकास्ट में ये भी देखा है कि जब लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? बिल्कुल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। इक्वालिटी। तो इसका आप जरा सा रोशनी डालें
कि लड़कों में और लड़कियों में क्या फर्क है? ये देखो, भगवान ने अभी रिसेंटली मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, भगवान ने हम लड़का और लड़की अलग बनाया। हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि वी गर्ल्स मेंटली स्ट्रांग हैं, फिजिकली नहीं है, इट्स ओके, हम बहुत डिफरेंट है। हम लड़कियों को जनरेट करना है, हम जनरेट करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो हमें अपने शरीर का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे वाली जनरेशन को हम क्या देने वाले। हम छोटे थे तो हमारे पिताजी ने एक ही बात बोला था, बेटा ऐसे काम मत करना कि नजरें झुके, बाकी तुम कुछ भी पहनो, मैं तुझे देख सकूं, ऐसे कपड़े पहनना, तू मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ऐसा काम करना। ये एक शब्द था, उन्होंने कोई लड़का नाम नहीं लिया, कोई लड़की नाम नहीं लिया, ऐसे नहीं करना वैसे, बस इन्होंने 2 लाइन बोली। और दैट टाइम मैडम मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मुझे आज भी याद है, मेरे तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब पापा ने ये बात बोली थी। मतलब हम समझ गए, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी भी गए, पढ़ने भी गए, पर किसी की हिम्मत नहीं थी और किसी में हमारे में इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई कुछ ना बोलेगा हमको, क्योंकि हमें क्या करना, हम पढ़ने आए। लेकिन आजकल क्या होता है, लड़के से बात नहीं करेंगे, हमें लो फील हो रहा है, हमारे को बहुत बुरा लग रहा है, हम तो लोनली हो गए। बिल्कुल, हम लोनली हो गए, ठीक है। सो ये जो बहुत सारे जो मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से इतना स्ट्रेस हो गया है गर्ल्स के अंदर में कि वो डिप्रेशन में आ गई हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ स्टीम उनका लो हो गया है। प्लस फिर लेटर ऑन जब तक उनको ये समझ में आती है, दैट टाइम उनकी एज आ जाती है 22, 23, दैट टाइम उनका गिल्ट इतना हाई होता है, दैट टाइम सीवियर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बहुत केसेस अभी इन दिनों में रिसेंटली बढ़े हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स बढ़े हैं। जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें मेजॉरिटी हमने जो देखे हैं जो हमारे एरिया में है, जो ट्राइबल एरिया से जो पढ़ने आ रही हैं बच्चियां और अलग से रह रही हैं, तो बहुत ही कॉमनली ट्राइबल एरियाज में हम भी जब पढ़ते थे तब नाता प्रथा रहती थी तो मल्टीपल पार्टनर्स की, पर उसका अब जो पिक्चर है वो बदल गया है और अब शहर में आके बहुत ही लिबरल हो गए ये लोग भी, जो उस प्रथा का बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया है। और जैसा मैडम ने कहा, वाइट डिस्चार्ज, यंग गर्ल्स, हमको लीडिंग क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि आर यू इन रिलेशनशिप, यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसीज करके आती हैं, तब क्लियर कट बताती कि आई मे बी प्रेग्नेंट। एंड कितनी बार यंग गर्ल्स मदर लेके आती है, मदर अनजान होती नहीं, आई डोंट नो, बट हम डाउट के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं डायरेक्टली कि यूपीटी कराएंगे तो इनको लगेगा कि आप हमारी बच्ची अनमैरिड है, प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करा रहे हो। तो अल्ट्रासाउंड करके कितनी बार मैं बुला के मदर को दिखाती हूँ कि देखो ये बच्चे की धड़कन। तो अच्छा, इवन पीडियाट्रिक वार्ड में पेट दर्द करके 12-13 साल की बच्चियां एडमिट हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। मैम एक तो ये इज द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। रिसेंटली एक गीतांजलि में मैम केस आया था, वो बच्ची पेट दर्द, पेरेंट्स इतना रो रहे थे, मेरा बच्चे को दर्द हो रहा है, बहुत छोटी सी 16 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, पेरेंट्स इतने परेशान, सुबह इमरजेंसी में आए थे और जब वहाँ लेके आए तो जैसे स्ट्रेचर पे लिटाया और बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने टच किया, मैडम स्ट्रेचर पे डिलीवर हो गया और दोनों पेरेंट्स फेंट, पेरेंट्स दोनों बेहोश, उनको संभालना मुश्किल हो गया। इधर बच्ची वो 16 साल की, उसको संभाले, उसका बच्चे को संभाले, दोनों पेरेंट्स, उनको बिल्कुल होश नहीं। और मतलब उनको कवर करने में हमें 3 दिन तो पेरेंट्स को समझाने में लगे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब जो हो गया, पर उनको इतना सदमा लगा पेरेंट्स को कि मैडम समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे डील करें। तो ये इतना ज्यादा हो गया और ये आजकल गर्ल्स बोलती है तो इट इज आवर सेक्सुअल नीड्स, इट इज आवर बेसिक नीड, बट इट इज नॉट अ सर्वाइविंग नीड। ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं। जब तक कि सोसाइटी चेंज हो और ये चीजें कम हो, तब तक इतना जरूर रहे कि बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जरूर यूज करें टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये एजुकेशन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना चाहिए और वेरी अर्ली इट शुड स्टार्ट। एंड सेकेंड पॉइंट ये कहूंगी मैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे भी बहुत अच्छे मेथड्स हैं। इफ दे आर रियली इन अ रिलेशनशिप, या ये अभी सुधरने में समय लगेगा, तब तक कम से कम हम मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें और अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें। ये मैं ज़रूर इन बच्चों को कहना चाहूँगी। और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी आप डॉक्टर से एडवाइस लेके करें, वी आर सिटिंग देयर फॉर दैट। मैम इसमें मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
या कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने यंग, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों से इस बारे में बात करें कि बेटा दोस्ती गलत नहीं है, पर अपनी सीमाओं में रहना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, किसी के साथ में सेक्सुअल होना, एक समय आएगा, परंपरा नहीं रही, ये हमारी संस्कृति नहीं है, परंपरा। इवन साइंस भी यही कहता है कि प्लीज ध्यान रखो, दोस्ती करो, हाथ लगा के बैठना इट्स ओके, आप गले में गले डाल के घूम रहे हो इट्स ओके, बट सेक्सुअली इतना जल्दी अपने आप को एक आचार्य का मैंने सुना था, उन्होंने यही बोला था कि दोस्ती में जो चीज सबसे लास्ट में देनी होती है ना, वो फर्स्ट ही दे देते हैं। बिल्कुल। और फिर क्या कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। नेचुरली अगला सोचेगा कि ये क्या, मतलब ये तो अवेलेबल है। इसीलिए ना एक और डेटा है, डेटा जो कहता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। हाँ। और सर्वाइकल कैंसर जितना अर्ली रिलेशनशिप सेक्सुअल स्टार्ट होगा उतना हाई इंसिडेंस है सर्वाइकल कैंसर का। अच्छा। और जितने मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो उतना हाई इंसिडेंस है सर्वाइकल कैंसर का। तो हमारा देश वैसे भी अव्वल है, क्योंकि अपना तो बाल विवाह था ना, उसको रोका है ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं? बनाया, क्योंकि मतलब वो तो बचपन में शादी कर लेते थे, मामा फेरे दिलवाता था। ये तो मेरे और ही देखा हुआ एटलीस्ट है, लीगल मेरा तो खुद था देखा हुआ वो, है। लीगल तो था वो, पेरेंट्स हाँ। को पता तो था। हाँ। इसीलिए ना तो पेरेंट्स का यहाँ पे ओपन टू कम्युनिकेट, बात करना बहुत जरूरी है। आप बातें करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, चलो ठीक है ये हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये सबसे जरूरी समझना कि आजकल पेरेंट्स अपने कामों में बिजी है, मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, बच्चों के साथ बात करने का टाइम नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपनी चीजें, अपनी खायली पुलाव पकाते नहीं रहते मैम, हैं। ये हुआ है कि 1978 में लिव इन के ऊपर जो केस चला था, 2010 में कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी। वो मंजूरी क्यों दी कि एक महिला को संरक्षण के हिसाब से, लेकिन यंगस्टर्स पे इसका अलग ही इफेक्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने इसको भी मंजूरी समझ के और एक खाने की तरह इसको ले लिया। बिल्कुल। हाँ। सो ये चीजें बहुत गलत है, इसलिए है ना पेरेंट्स के साथ में या पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में इमोशनल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में जब वो बॉन्ड नहीं मिलता है तो बाहर जहाँ जिस तरह से वो मिल गया उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बच्चा भूखा है, ठीक है, अब वो इमोशनली भूखा है, पेट से भूखा होगा तो बाहर जाके जो मिला मैगी चाउमीन मंचूरियन उसने खा लिया। एज है टीनेज, बिल्कुल। 13 to 17 वाली उस एज वक्त में समझ गए आप। बच्चे रिलाई मोर ऑन देयर पियर्स देन देयर पेरेंट्स। पर वही पेरेंट्स हमेशा दुश्मन नजर आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उसका रीजन है बचपन से ही हमको वो चीज बच्चे को प्रोवाइड करानी है, तो तो फिर यू हैव टू प्रॉब्लम जस्ट नहीं आएगा। लिसन। बिल्कुल इस एज में सिर्फ सुने बच्चों की, बिल्कुल। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे। सो पेरेंट्स शुड बी अ गुड You have लिसनर to read behind what they are saying. हाँ, और वो जो जज कह नहीं रहे हैं उसके करे। पीछे की बात हमें देखो, समझ अपने नहीं बच्चे आती। को जज ना करे कि भैया तुम नॉन जजमेंटल है, हम तुम कहो, या तुम्हें ऐसा लग रहा है ओके क्या ये कहना करना है, क्या ओके कहना। ठीक है। हमें ये देखना कि अच्छा मेरा बच्चा इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो अब मुझे बीइंग अ पेरेंट क्या करना चाहिए कि मेरे बच्चे का ट्रैक अब नहीं बदले। ये बिल्कुल हाई, मतलब हाई रेड अलर्ट्स हैं ये। तो एक बार उस अलर्ट को पकड़ लिया तो हम उसको समझ लेंगे। जैसे आप लोगों का तो है कि आपको तो शक्ल देख के पता है कि बच्ची आई है, पीसीओडी 90% तो होती है, देख के पता चल जाता है। हमारे पास पेशेंट आता है, हम देख के पता लगाते हैं यार ये डिप्रेशन वाली है या ये इस कंडीशन वाली एंग्जाइटी वाली है, बस वो। और पेरेंट्स हैं आप, तो अब बच्चा मेरा बोले नहीं उससे पहले हमें पता चल जाता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो फिर हमें, जब हम अनजान क्यों बन रहे हैं, अनदेखा मत करो। एक माँ का सेंस, सिक्स सेंस पेरेंट्स का बहुत स्ट्रांग होता है। वो कहते मुझे तो पता ही था, ऐसा लग रहा था, तो भाई जब लगा था तब बोला क्यों चक्कर नहीं? ये ना पेरेंट्स का आजकल क्या हो गया है कि अपने किरदार पर डालकर पर्दा, हर कोई कह रहा है जमाना खराब है। आप अपना नहीं देखकर और आप दूसरे का देख रहे हो, मतलब- चक्कर ये पड़ रहा है। ना, उंगली दूसरे पे उठाने से पहले देखो तीन आपकी हाँ, तरफ है। है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पेरेंटिंग, हमारे पेरेंट्स ने कितनी प्यारी पेरेंटिंग करी। हमारे दादा दादी थे, हमारे पेरेंट्स मतलब इतना प्यार से वो जो खाना खिलाते थे, मतलब आज भी हम उस रूटीन को फॉलो करते हैं जो अपन कल्चर से है। और जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए, हाँ सो व्हाट, तो वो सो व्हाट ही हो रहा है। तो सब कुछ में सो व्हाट आ गया, सब ठीक है, इट्स ओके। जॉइंट फैमिली का भी मैडम इस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बहुत नजरें। ज्यादा। वहाँ 4 की जगह फियर 10 नजर फैक्टर होती है। रहता है, बिल्कुल। फियर फैक्टर रहता है कोई भी गलत काम करने से पहले कि घर में ही आपको हाँ। कोई 4 लोग सुना देंगे। सही है। नहीं मैम, गलत काम करने के अलावा भी आज अगर मेरी माँ को टाइम नहीं है तो चाची को जाके बोलूंगी वही बात है। कि चाची पता है आज ऐसा हुआ था, या दादी माँ को बोलेंगी, या बच्चा नानी घर माँ में को। एंटर होते ही जो फर्स्ट एल्डर मिलता है उसको उससे वो कहेगा। सारी बातें वो कहेगा। अब है ही नहीं,
बचा कौन फिर कहीं मजबूरी भी है, देखो अर्निंग का, और ये दिस इज कहीं ना कहीं नहीं, definitely देखो, हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्निंग but से उस- फीमेल की पावर पर बढ़ी है। हम इस तो चीज earning पर तो इसको एक- थोड़ा सा हमें अपने को मॉडिफाई करना हाँ। पड़ेगा। देखिए मैडम, अर्निंग यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलूंगी, अर्निंग है नो डाउट, आपकी आज जरूरत है, पर हमारी जरूरत से हमारी जिम्मेदारियां को हम रोक छोड़ नहीं सकते हैं। That is आप what उसको I'm नहीं trying दे to सकते say हो कि कि हमें अपने आप को थोड़ा सा और चेंज यहाँ करने पर की न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप माएँ भी हेल्दी नहीं खाएंगी तो बच्चे का स्ट्रेस को हम कैसे यस, cover करेंगे? पीसीओएस स्टार्टिंग फ्रॉम द वूम। बिल्कुल। आजकल अभी तो जो ये आ कहते हैं गया। पीसीओएस हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द सही बात वूम है। ऑफ द मदर। इसीलिए जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं किसी काउंसलिंग के लिए बच्चे को लेके, मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप प्राणायाम करो, आप हेल्दी डाइट लो, आप वॉकिंग करो, क्योंकि अब आपका रियल इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्योंकि बच्चे को संभालना है, वो रोएगी, वो जिद करेगी, आपको काम एंड कूल रहना है। आप काम नहीं हुए और आपने 2 जड़ दिए तब तो गए काम से। इससे आपको मेंटली स्ट्रांग होना है तो आप अपने बच्चे को संभाल पाओगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर मदर का भी है कि हाँ नहीं मैं वर्किंग हूँ, नहीं मैं भी वर्किंग, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ 90 फैमिली से, वो सब बोलते हैं भाभी बहुत स्ट्रांग है, भाभी बहुत गुस्से वाली, भाभी बहुत डर लगता है भाभी से। भाई मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, पति टूर पे रहता है, कल को मेरी बच्ची पे कोई उंगली उठाए या मेरे पे परवरिश पे उंगली उठाए, ना मेरी माँ एक ही बात बोलती है, पढ़ाई करो, काम करो, पर तुम माँ बनी हो अपनी मर्जी से तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये हमको देखना, टाइम निकाल सकते मैडम, 10 मिनट की क्वालिटी टाइम बेटियों के साथ निकालो, बिल्कुल। बेस्ट। फिर तो कुछ करना ही नहीं, वो खुद आगे चल चल के आपको बोले अच्छा आज ऐसा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इसके लिए हम वी कैन मॉडिफाई थिंग्स। एक तो बच्चे को अब हम खुद पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपनी स्कूल की सारी जो परेशानियां होती बच्चे शेयर करते हैं। बिल्कुल। सेकेंड थिंग इज एज फार एज पॉसिबल मील्स हमेशा बच्चों के साथ बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो ये दोनों समय ऐसे होते हैं Mandatory। जब बच्चे अपनी दिल खोल के माँ से बात मैम करेंगे। एक पॉइंट और ऐड करूंगी, बेड टाइम बच्चों का Stories। सबसे आज भी मेरी एक बेटी 16 साल की है, लड़कियां वैसे एक भी माँ से 11 ज्यादा साल की जुड़ी हुई है। रहती है। हाँ, तो उनका फिक्स है मम्मा चिट-चैट टाइम, चिट-चैट टाइम। मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे आईज का इशू है स्टिल, मैं आंखें बंद करके उनकी बातें एक बार तो खोल सकती हूँ ना थोड़ा सा। फिर मैं कहती हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलना है। उनको पता है मुझे तकलीफ है, पर मुझे पता है मेरे बच्चे के मन में तकलीफ है। तो वो तो हम है ही, माँ दुर्गा माँ और हम माँ। मैं तो इस चीज को बहुत बिलीव करती हूँ, आई एम अ दुर्गा माँ। सो और वो नहीं बनेंगे तो अपने बच्चे को अपन कैसे आगे बढ़ाएंगे। और आज जो जा रहा है जमाना, जिधर से जा रहा है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग बहुत बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट। स्टैंड लेना जरूरी है। और फादर का भी इक्वली, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे बच्चे मेरे से डरेंगे, पापा को हर चीज बताएंगे। मेरी मैडम 11 साल की बेटी बोलती है मम्मा मेरी डेट कब आएगी। डैडा अरे यार मेरे लिए ये वाला लेके आना, ये सैनिटरी नैपकिन मेरे लिए लाना, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ठीक है, वो मेरी मदर में बेचारी इधर उधर देखती है। पर हाँ ये जरूरी है, क्योंकि फादर के साथ कंफर्ट होगा बच्चा तो कल को अपना बॉयफ्रेंड का डिस्कस पिता से करेगा और वो अच्छी राय देंगे। क्योंकि फादर बहुत अच्छा एक काउंसलर भी होता है, क्योंकि उसने दुनिया देखी है, वो दुनिया में जा रहा है। माँ तो घर में बहुत सेफ एनवायरनमेंट में बैठी, उसको नहीं पता अच्छा ऐसा भी होता है। पर एक पिता को बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन पेरेंट्स का, बेड टाइम इज द बेस्ट टाइम। आप ठीक है बीच में आपका मील ऊपर नीचे हो गया, पर बेड टाइम में हम बिल्कुल फ्री हैं, तब 10 मिनट बात करो। और एक चिट-चैट टाइम का मैं हर पेरेंट्स को बोलती हूँ प्लीज एक चिट-चैट टाइम 10 मिनट का अपने बच्चों के साथ जरूर। रखो, बहुत बहुत फ्रूटफुल है। अब नेक्स्ट मैं पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है, आजकल के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो आपसे जानकारी चाहूँगी मैं। मेनोपॉज तो हम कहते हैं जब इट रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है, यानी कि जब तक एक उस मेनोपॉज वाली एज जो हम कहते हैं 45 से लेके 53 तक मानते हैं। 53 इज एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया। 45 है वैसे तो। 45 से 47 पर अब थोड़ा सा Maximum is extend हो गया। 53। हाँ ना, अब एक्सटेंड हो गया, उस 53 अब पर लिमिट हो गई। हाँ, अच्छा। पहले 52 तक का था। 52 तक। हाँ, तब थोड़ा सा 45 to 52। क्योंकि अब 55 भी हम पेशेंट को देख रहे हैं। फिर अच्छा। रहते हैं, हाँ। 55 तक आ रहे हैं। तो एवरेज अपने को लेना पड़ता है, तो इसमें एवरेज तो इसमें 47 हाँ कॉजेज उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दें। पेरीमेनोपॉज का मतलब किस तरीके से मेंटली लेडीज डिस्टर्ब होती है, या फिर जैसे आपने लड़कियों के बारे में बोला कि फादर यहाँ आ जाएगा एक महिला के साथ उसके हस्बैंड, भाई हाँ, बच्चे बच्चे या बच्चों का भी हस्बैंड। थोड़ा रोल बच्चों का कम बहुत हो जाता रोल रोल होता है। हाँ,
बिल्कुल, क्योंकि ये जो एज आती है जब माँ 40-50 क्रॉस करने वाली होती है, दैट टाइम उनका बच्चा भी हायर स्टडीज के लिए जा रहा है, जॉब के लिए बाहर जा रहा है, वो जाएगा, ठीक है। उससे पहले माँ बच्चे के पीछे 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 पीछे, उनकी दिन शुरू होता है बच्चे को उठाने से लेके सुलाने तक, वो माँ अपने बच्चे के पीछे पूरी तरह व्यस्त, वर्किंग है तो वो डबल, जी, ठीक है। बच्चा जैसे चला गया उसको खालीपन लग रहा है, अब उसके पास करने को कुछ नहीं है, तब दिमाग में बहुत सारे, और ये एज प्री मेनोपॉज टाइमिंग शुरू हो गया है ना, और मेनोपॉज आ रहा है, तो हार्मोनल चेंजेस, तो इस बारे में मैडम अच्छे से बताएंगे। दिस इज द मेजर जो हमने देखा है। इसमें जो सबसे बड़ी जो परेशानी आती है ना, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे डाउन होता है ना, एकदम सडनली तो बहुत कम मेनोपॉज होता है, स्लो स्लो होता है। तो स्लो स्लो वैसे तो अच्छा माना जाता है क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर लेती है। किसी के सडन हो जाता है तो उनमें तो एकदम से बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, नींद नहीं आना, घबराहट होना, पसीना पसीना होना, पंखा चला रहे हैं फिर भी पसीना आ रहा है, मतलब एसी चला दिया फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से फिर उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर वो काम में मन नहीं लगता, फिर सबसे झगड़ने बैठ जाती हैं, तो फिर उनको लगता है कि क्या हो गया, पहले तो ठीक थी अभी अचानक से क्या हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए फिर फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। फैमिली तो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि शी इज नॉट डूइंग इंटेंशनली, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। जनरली इवन आई हैव हर्ड दिस रिमार्क्स कि व्हाई हैव यू चेंज, आई हैव नॉट चेंज, समथिंग इज रॉन्ग। सही बात, इवन बॉडी के जो हार्मोन्स हैं मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, मैं समझती हूँ, फिर भी कंट्रोल करते हैं, फिर भी आप फिर भी थोड़ा घबराहट इतनी ज्यादा होती है कि वो मतलब हॉट फ्लैशेस रात को आना, बहुत ज्यादा आपका थ्रेशोल्ड लो हो जाता है, और हार्ट बीट आपके रिदमिक हो जाती है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा फील करते हैं। बट कईयों को लगता है कि हमारी हार्ट प्रॉब्लम है तो सीधा वो फिजिशियन के पास ही जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम हार्मोन्स की हमारी होती है। हमने देखा उनके कई सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, सब कुछ हो गया, फिर कभी कभी कुछ फिजिशियन अच्छे भी होते हैं, वो बोल देते हैं मैडम एक बार जो है आप गायनी वाले को दिखा दो, क्योंकि तो किसी महिला के कुछ महिलाओं में दो महीने तक ही रहता है, कुछ महिलाओं में 2 साल तक भी रह सकता है, 5 साल तक तो भी उनको रहता है। ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उनको सपोर्ट, उनको ट्रीटमेंट की। और इसी समय बस थोड़ा सा अभी जो ये भी एक रहता है कि इरेगुलर से पीरियड हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से सडनली बंद नहीं होते ना, तो इरेगुलर भी रहते हैं, तो 2-4 बार उसके इरेगुलर होते हैं, सोचते अब तो जाने वाला है, वो भी अपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन काम में नहीं लगती है, और फिर प्रेगनेंसी लेके आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दिस इज वेरी अब वो सोचिए कितने साल के बच्चे बड़े हो गए, वो रिलैक्स, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या है कि वो लेट पता चलता है, 4-5 मंथ्स पे पता तो चलता है। बताओ वो तो फिर उसकी हालत क्या हो गई, आप सोच सकते हो फैमिली कैसी हो जाती है, फिर वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो होते हैं ऐसे केसेस, और दैट्स व्हाई वी एडवाइस कि कॉन्ट्रासेप्शन मेनोपॉज होने के 1 साल बाद तक भी यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कभी इरेटिकली एक आध ओव्यूलेशन हो जाए तो विच इज वेरी डेंजरस। अब इससे बॉडी में और क्या इफेक्ट आते हैं? हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है अगर फ्लो, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो, और थायराइड भी थायराइड के रिलेटेड है, 40 के प्लस होते से थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम भी लोगों में मेल में थोड़ा जल्दी है, हार्ट इश्यूज होने का, जो कार्डियक इश्यूज हैं वो इस समय बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स कम होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते ही जैसे मेनोपॉज आएगा आपका कार्डियक इश्यूज बढ़ेंगे। इसमें एक इसका क्योंकि body प्रेजेंटेशन balance भी करते नॉर्मल हैं। से अलग होता है, बिल्कुल। क्लासिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है। मेनोपॉजल विमेन में अजीब सा प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, क्लासिकल चेस्ट पेन वगैरह हो, ऐसा जरूरी नहीं, कभी जॉ पेन भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस वजह से, और अभी रिसेंटली मैं कार्डियोलॉजिस्ट से मिले थे, उन्होंने कहा था कि आपके लिम्स के अपर बॉडी, मतलब घुटने के ऊपर बॉडी में कहीं भी दर्द है तो वो कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि हम उदासीन हो गए, खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे, हमारे लाइफस्टाइल बहुत ही उदासीन हो जाते हैं इस एज में। अब हमें क्या करना है, हम तो बुढ़े हो गए हैं। दिस इज द मेजर। आप देखिए, That is why you Udaipur Menopause Society. बिल्कुल, है ना, Life नहीं- starts after menopause. So this is जबकि the हमारे टाइम पे मतलब मैं जैसे 35 या 36 मतलब 96 में मैंने हाँ। ज्वाइन किया था ना, 60 का बर्थ 36 में आई थी, तो 40 के आसपास भी कुछ नहीं मैडम, अभी तो तुम यंग हो, अभी तो तुम Young, मतलब बिल्कुल। और रिसेंट, और ये बिल्कुल सही है, Day off क्यों ले रहे हो? मैं आज बिल्कुल ये सोच रही थी, काम करो, यंग हो। या जैसे मेनोपॉज आया तो मैं आज पर्सनली ऐसा सोच रही थी कि अच्छा अब तो ये मेरा मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल फेज में जैसे मैं चल रही हूँ, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। इसलिए नहीं हो कि अरे ये कुछ ऐसा है वैसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मेनोपॉज जाने के बाद में मुझे अपनी कहीं भी ट्रिप प्लान करनी तो मुझे डेट नहीं देखनी पड़ेगी।
है ना, मेरा बैगेज के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया था मेरा वो खाली हो जाएगा, तो मेरे उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएगी। ठीक है, मुझे कहीं मंदिर जाना है, मुझे कहीं पार्टी में जाना है, तो मुझे मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ। लेडीज क्या करती है, अब तो धर्म ध्यान ही करना पड़ेगा, बुढ़ापा आ गया है। नहीं भाई, अब तुम्हारा जीवन का गोल्डन टाइम शुरू है, जो तुम जीना चाहते थे लाइक अ बॉय, करो, कौन मना कर रहा है। हम क्या करते हैं, बंद कर हमारा लेकिन मोटो मैम है लगता ना, नहीं फिट कि एट 40 एंड इंडिपेंडेंट एट 80, दैट इज द मोटो ऑफ मेनोपॉज सोसाइटी। ये बहुत जरूरी है कि फीमेल्स को इस समय और एक्टिव होना है। चाहिए। जो वो सोचती थी कि या मुझे कशीदा करना है, या मुझे ये म्यूजिक सीखना है, या मुझे कुकिंग करना है, या मुझे वॉकिंग करना है, शुरू कर दो। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट नाउ। यू लिव लाइफ फॉर योरसेल्फ। We have to start this exercise before only, because even जैसे हम लोग भी बहुत बिजी थे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया तो वी आर सफरिंग नाउ। हाँ बिल्कुल, नहीं तो ये बहुत जरूरी, इसीलिए कितना भी प्रॉब्लम हो। एज रिलेटेड दो प्रॉब्लम होती हैं, एक ऑस्टियोपेनिया और एक सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया इज वर्स। हाँ, तो आपको दोनों पे इस एज में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये एक्चुअली क्या वो जो पीरियड होता है ना 30 to 40 वाला, उसमें अपन खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे बड़े हो रहे तो होते हैं, मैम उनको संभालने मतलब लग जाते जनरली हैं। जी मैम, अब आप बताइए मेनोपॉज की और क्या क्या सिम्टम्स है और इसके निदान। परेशानियां जो एक्चुअली मेनोपॉज के आसपास जो मेन अपना जो रेंज है वो 45 से 50 के आसपास है। और इन्हीं एज ड्यूरेशन में जो मेन प्रॉब्लम पेशेंट को होती है, पीरियड की प्रॉब्लम खासतौर से होती है। जैसा आपने भी बताया था कि उसकी वजह से पहले यूट्रस बहुत रिमूव करते थे। आज की तारीख में ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी। तो कई सारी डिजीज जो है टाइमली अगर अपन इन्वेस्टिगेशन करा लें, खासतौर से सोनोग्राफी, जी। क्योंकि ईयरली सोनोग्राफी हो जानी चाहिए, जिससे कि अपने को पता चल जाए कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही है, तो अपन टाइमली डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम्स में क्या आता है, जैसे फाइब्रॉइड। जी। फाइब्रॉइड सबसे बड़ा कॉमन है, हम्म। और एक एडिनोमाइसिस। ये एज रिलेटेड, ये दोनों हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलेटेड होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें वेरी करता है, थोड़ा कम भी होगा। इसमें वॉल थिकनिंग भी तो आती है मैम? वॉल थिकनिंग कैंसर में होती है। अच्छा, ऐसा। ऐसा, ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। हाँ। ये Fibroid- ब्लीडिंग से रिलेटेड 3 चीजें हैं। हाँ, एडिनोमाइसिस, और जब वॉल थिकनिंग है तो कैंसर का डाउट है। ठीक है, अच्छा। तो उसको फिर अपने को आगे अगर वॉल थिकनिंग आती है तो बायोप्सी लेना मस्ट हो जाता है। तो बायोप्सी लेने से पता चल जाता है कि ये खाली हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या ये कैंसर डेवलप हो सकता है या अच्छा। कैंसर है। अच्छा। 3 चीजें पता चलती हैं जी। कि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो अपन हार्मोन से ठीक कर सकते हैं। जी। कैंसर डेवलप होने की स्टेज में है तब भी अपन उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स देके कंट्रोल कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। जी। और अगर कैंसर आ रहा है तो अल्टीमेटली कैंसर का ही ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। अच्छा। इसी तरह फाइब्रॉइड है, अगर छोटा फाइब्रॉइड है, आज की तारीख में उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, जी। तो उसको भी अपन मेडिसिन देके फॉलो कर सकते हैं और यूट्रस सेव कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो नया अपना थीम है वो यूट्रस सेव करना भी एक थीम आ गया है। अच्छा। क्योंकि यूट्रस अननेसेसरी रिमूव होते हैं तो उसके साथ साथ ओवरी फंक्शनिंग भी कम हो जाती है, या। तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती नहीं, है। पर जनरली मैंने ये देखा Ovaries का- यूट्रस के साथ ओवरीज क्यों रिमूव कर लेते हैं? ओवरीज का Ovaries- फंक्शन कहते हैं 60 इयर्स तक रहता है। अच्छा। तो अभी तो नया हाँ। कंसेप्ट 70 तक आ गया है। हाँ। और और बस वो क्या है कि रिमूव जो करते हैं वो ये क्या है कि अपने यहाँ पे फॉलोअप की जो है कमी है। अच्छा। इंडिया में ना नहीं, पेशेंट नहीं, एक बार बस उसने करवा दिया, बच्चेदानी निकलवाई, वो रिलैक्स हो जाती है। अगर ओवरी नहीं निकलवाई है तो फॉलोअप तो करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, अच्छा। क्योंकि थोड़ा कैंसर का डर रहता है। और ओवरी का अच्छा। कैंसर का जो है ना डायग्नोसिस लेट होता है और उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, अच्छा। तो पेशेंट कई बार फिर वो चली जाती है अपनी। तो इस डर के मारे जो है वो उसको लगता है अरे मेरे डॉक्टर ने मेरी ओवरी निकाल ली होती तो मेरे साथ ये परेशानी नहीं होती। तो कई बार हमें उससे पूछना भी पड़ता है। तो जो अच्छे से समझदार हैं, फॉलो करवा लेते हैं, वो कह देते हैं हमारी ओवरी रख लो, तो हम उनकी रखते हैं। नहीं, अगर जैसे ओवरी रिमूव हो जाती है तो मैंने ये सुना है कि आफ्टर मेनोपॉज ज्यादा तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है ओवरी रिमूव करने से। हाँ, वो तो ऐसा जल्दी कुछ बढ़ जाती है। सर्जिकल suddenly- मेनोपॉज कहते हैं ना, वही बात हुई थी कि हाँ। सडन फॉल इन हार्मोन से तकलीफ, हॉट फ्लशेस ज्यादा ज्यादा होने अच्छा, लगे, ज्यादा। ज्यादा तकलीफ हाँ। होती है। वही तो हम कह रहे हैं, जिनको जल्दी से एकदम से सडनली मेनोपॉज आ जाता जी। है उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज अच्छा, कम्पेयर अच्छा। टू स्लो। नेचुरल मेनोपॉज में धीरे धीरे Slow, slow. टेपर हो रहे हैं, फ्लक्चुएट होते हैं लेवल्स, जी। तो बॉडी ट्राइज टू एडजस्ट। और ये क्या सडन सडन फॉल होता है से तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, अच्छा। अच्छा। तो तकलीफ सिम्टम्स ज्यादा। ज्यादा होते हैं, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम भी लगता है अच्छा। अपने को, जी। तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। जी। और दूसरा जो है इस एज में क्योंकि वो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो मसल्स की भी वीकनेस आ जाती है, Weakness आ तो जाती है। सार्कोपेनिया बोलते हैं उसको। बोन की जो वीकनेस आ जाती है तो ऑस्टियोपेनिया। हाँ, और- बॉन्स, मैन का बॉन्स है, तो तो इसको इसके लिए फिर
इसका इनके लिए ट्रीटमेंट अपने क्या को है? डेफिनेटली बोन सपोर्ट लेना पड़ता है, डाइट में कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा, तभी बोन का सपोर्ट मिलेगा। हाँ। और मसल्स के तो एक्सरसाइज के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा। तो अपने को थोड़ा ध्यान देना तो पड़ेगा। कितना कैल्शियम पर डे अपने जरूरी है? 1000 का है, पर कहीं More जगह than 1200 भी है, 1200। अच्छा। 1200 तक का है। और कभी इसका कभी इतना सीवियर ऑस्टियोपीनिया है तो एमएचटी देना पड़ता है, मेनोपॉजल हार्मोन ट्रीटमेंट। जिस अच्छा, तरीके से डायबिटीज में इंसुलिन देते हैं, हम थायराइड में देते हैं, तो ऑस्टियोपीनिया जो मेनोपॉज रिलेटेड है उसमें एमएचटी मेनोपॉज हार्मोन ट्रीटमेंट देना पड़ता हाँ, जिस केस में इंडिकेटेड है। और इसके अलावा कोई मिनरल्स वगैरह भी है कि इनटेक कर सकती है लेडी? मिनरल्स तो हाँ, मैग्नीशियम का भी रोल है, वैसे Vitamin D। विटामिन का भी है, क्योंकि B12 का भी कई बार बॉडी B12 का में बहुत बहुत ज्यादा हो सार्कोपीनिया जाता है। वगैरह में बहुत अच्छा है। जी। अब आप अपनी डाइट प्लान बता दें दर्शकों को। देखिए मैम, प्री मेनोपॉज की अगर बात करें तो हर लेडीज में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जी। तो ब्लड टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई क्लिनिकल इशू तो नहीं है पेशेंट का, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, या थायराइड या हाई बीपी है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो या ब्लड शुगर HbA1c 3 मंथ्स का क्या आ रहा है, प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ में है। तो उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि इस सिचुएशन में इन 3-4 सालों में कुछ फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग होने के कारण हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी लोअर डाउन चला जाता है। तो वीकनेस, थकान, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आयरन रिच डाइट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जो न्यूट्रिएंट का अपन ध्यान रखें कि उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो सीड्स हैं, सीड्स में भी स्पेशली जो इस ड्यूरेशन में जो लेडीज़ चल रही हैं वो पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड एंड सिसमे सीड्स यानी कि तिल, ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। क्योंकि जब आपका एस्ट्रोजन का स्तर बिल्कुल नीचे गिरने लग जाता है ना, तो अगर ये सीड्स हम लेते हैं विद कोकोनट के साथ, कोकोनट, यस, तो उनका एक लड्डू बनाकर हम ले सकते हैं। जी। तो ये जो चीजें हैं ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। तो स्पेशली जो इस ड्यूरेशन में जो लेडीज आ रही हैं प्री मेनोपॉज में और जिनको काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको ये एक लड्डू जिसमें आपका तिल होगा, पंपकिन सीड्स होंगे, सनफ्लावर सीड्स होगा और अलसी, फ्लैक्स सीड और विद कोकोनट, ड्राई कोकोनट के साथ एक लड्डू बनाइए खजूर के साथ, और 1 गिलास मिल्क के साथ आपको डेली 2-3 साल तक आप लें तो काफी हेल्प मिलेगी। ये पोस्ट मेनोपॉज में भी काम आ सकता है? Yes, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। डेफिनेटली ये तो वैसे भी कंटिन्यू है फेज for है ever, ना, हाँ। कंटिन्यू फेज है ना, वो तो आगे लाइन में हाँ। रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेनी है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। फ्रूट्स सैलेड सब तरह के फ्रूट्स, ऐसा नहीं है कि ये फ्रूट्स नहीं खाना है। अगर स्पेसिफिक अगर कोई डायबिटिक है हाँ। तो उनके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है जी। कि स्पेसिफिक क्या फ्रूट्स खाने हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई क्लिनिकल इशू नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, तो आप सब तरह की सीजनल फ्रूट्स खाइए 200 से 300 ग्राम, मतलब आराम से एक 1 बॉल फ्रूट्स आपको लेना ही है। ये आपकी बॉडी में एक मल्टीविटामिन की तरह वर्क करेगा। जी। और विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वेजिटेरियन है, ठीक है, वो अपनी डाइट में अगर आयरन या फॉलिक एसिड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या छिलके वाली दालें या स्प्राउट्स इनके थ्रू ले रही हैं, तो विटामिन सी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। जी। तो डेली के अगर वो 2 नींबू अपनी डाइट में ले लेंगी ना, अच्छा। कि पानी के अंदर मिक्स शिकंजी बना के या दाल के अंदर, तो वो उनका हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज करने में। ओके एक मैम, सेकंड थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आप इमोशनल और मेंटल क्या हेल्प मिल सकती है? इस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेनोपॉज के टाइम पे वो जो एज होता है उस समय घर के जो बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं, जो फीमेल्स होती है घर में अकेली रह गई। अब अकेले रहने हैं, काम करने को कुछ होता नहीं, तो धीरे धीरे उनमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस डिप्रेशन आना वेरी नॉर्मल, वो आएगा, पर हमें उसको कैसे डील करना है ये सबसे जरूरी चीज है। तो जो आपकी हॉबीज थी, आप सबसे पहले उस पे काम करना शुरू करिए। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के लिए करने में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो अपने आप से प्यार करिए। जो आप चाह रहे थे कि हाँ यार कभी मैं ये सीखूंगी, कभी मैं ये करूंगी, तो दिस इज द टाइम, नाउ यू स्टार्ट, लिव फॉर योरसेल्फ। ये सबसे जरूरी चीज, अपने आप से प्यार करो, अपना केयर करो। हमने कई बार देखा फीमेल्स, ठीक है, जैसा भी एक कपड़ा पहन के आगे, क्यों अच्छे से तैयार हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा,
बिल्कुल सेल्फ लव बहुत बहुत जरूरी है। प्लस क्योंकि करने को कुछ नहीं, हम बैठे बैठे हम अपना मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, मन में खुशी नहीं है। खुशी के लिए अगर आपने बस अपना जैसे ना आर्ट एंड क्राफ्ट पे आपने ध्यान दिया, म्यूजिक पे ध्यान दिया, आपको शौक है मूवीज देखने का जो पहले 3 घंटे आप नहीं निकाल पा रहे थे, आप अपनी पसंद की पिक्चर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि काम में दौड़ भाग में परिवार समाज में हमारी दोस्ती छूट जाती है। सब औरतों को पूछो फ्रेंड्स, हमारे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, कहाँ गए? आई वुड लाइक टू से वन थिंग ऑन दिस, फ्रेंड्स इज वेरी और इम्पोर्टेंट। जैसे बिल्कुल बिकॉज है ना, क्या होता है, जिन जैसे हॉबीज भी आपकी हैं, आप घर में ही बैठ के करें, अगर आपका ह्यूमन कांटेक्ट या स्टिमुलाई नहीं मिल रहे हैं आपको, तो एल्जाइमर्स बहुत जल्दी हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स So, So, वो even- इनपुट जो है ना ह्यूमन टॉक्स का एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। औरतें बोलते हैं ना मैंने ये करा, कि अभी लेकिन Alzheimer's हाँ, बहुत जल्दी बहुत। होता है। तो अपने दिमाग को हमको यूज करना है। डिमेंशिया, ये सारी बीमारियां, मेरी याददाश्त कम हो गई क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं, मैं ब्रेन को यूज नहीं ले रही हूँ। तो दुखी होएंगे, एंजाइटी होएंगे, उदासी आएगी। अब ये करा हमने, हॉबीज तो कर ली, अब मेरे को उसका एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो मैं ज्यादा दिन नहीं करूंगी। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रेंड्स के पास लेके भी जाना है, फ्रेंड्स को घर पे भी बुलाना है। आइए आप देखिए, अपने हस्बैंड से बात करिए कि मेरा मन है। हाँ, आप मैं मुझको- यही मैं जानना चाह रही हूँ कि भाई फैमिली का इसमें क्या रोल रह बहुत सकता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मेरी माँ दुखी है, हाँ देख लिया, अरे मम्मी का तो चलता मूड, रहता यानी आजकल अब बुढ़ापा आ गया। दिस इज नॉट बुढ़ापा, उसकी उदासी है, उसका मेनोपॉज चल रहा है, उसको तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अपनापन चाहिए। उनको चाहिए कि तुम बोलो कि चलो मम्मा एक चक्कर काट के आए। वो ये खुद से नहीं कह पा रही क्योंकि वो मन बहुत उदास है, उसको सूझ ही नहीं रहा है उसको क्या करना है। वो इतनी, मतलब उसने कभी किसी अपने लिए सोचा ही नहीं इतने जीवन सोचा ही में। नहीं। तो आज जिंदगी हम भर उसको दूसरों बोलो के कि लिए आप किया। बोलो, बोले ठीक है हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम मंगा लो तुम्हारे लिए, भाई मम्मा आप बोलो। तो हमें एक फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट, एक हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सबसे पहले पता चल जाता है मेरी बीवी का मेनोपॉजल टाइम शुरू हो गया है या प्री मेनोपॉज में चल रही है। हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अपनी वाइफ को समझे, उसको एक टाइम दे, बहुत जरूरी है, उसके साथ बात करे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है, शाम को वॉक करने हस्बैंड के साथ निकलो, 4 जने और मिलेंगे, और आप कैसे हैं, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे होते, कॉन्फिडेंस आता है। जी। कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितने भी मेंटल इलनेस आ रही है उसके पीछे कारण यही है कि कम्युनिकेशन गैप। जी। फैमिली में कम्युनिकेशन गैप। जैसे मैडम ने बोला कि हमारे को अपना एक मील अपना फैमिली के साथ लेना है, तो डिनर टेबल या आपका जो डाइनिंग टेबल है ना, सबसे अच्छा हीलर है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम खाते हैं, ज्यादा खाते है ना, हैं। ज्यादा खाते या कम खाते, लेकिन जब हमारी पसंद की चीज खाते तो हमारा मन अच्छा होता है। तो हम ऐसे सोचते हैं, अरे वाह मम्मा आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो माँ को खुशी मिलती है। दैट खुशी उसके हार्मोन के जो इम्बैलेंस है ना उसको रोकती है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, उसको एक गुड फीलिंग आती है, उसको वर्दी फीलिंग आती है, हाँ मेरी वैल्यू है, मैं भी अभी भी किसी काम की हूँ इसके लिए। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो है ना, जैसे मैंने पहले बोला, दिस इज द गोल्डन टाइम। अब आपका टाइम शुरू हो गया, नाउ जियो अपनी जिंदगी, और ये होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी छोटी छोटी चीजें हैं। एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज करेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, हमें खुशी मिलेगी, हमारी स्किन अच्छी होएगी, हमारा बॉडी अच्छा होएगा। जो हम अच्छा खाना खाए हैं तो हमें भूख भी लगेगी तो हम खा भी पाएंगे, और एक एनर्जी फील होता है। दैट एनर्जी हमको मोटिवेट करता है दूसरों को बुलाने के लिए घर में और दूसरों के पास जाने के लिए। तो और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, हार्वर्ड में हुआ था, प्री मेनोपॉजल फेज या मेनोपॉजल विमेन्स के लिए। वहां पर इस तरह के सोशल ग्रुप बने हुए हैं जो जाके सोसाइटी में सोशल वर्क करते हैं। हाँ। क्योंकि आप जाएंगे सोसाइटी में, आप किसी का दुख सुनने जा रहे हो तो अपना दुख तो भूल जाओगे, और जैसे आपने उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करी तो है ना, हैप्पीनेस फॉर गिविंग। आपके हैप्पी तो हार्मोन्स वो बढ़ेंगे। हैप्पीनेस फॉर गिविंग का जो है वो हमें और खुशी देता है, जो हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पल्पिटेशन, इन सबको हील करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाता है इससे। आई थैंक यू मैम। थिंक हमारे इंडियन कल्चर में जो फेस्टिवल्स जो बने हैं उनका हाँ, यही एक सही बात। पर्पस है कि एक हम अब दिवाली आ रही तो उस खुशी में हम पूरा महीना दिवाली महीना में निकाल लेते हैं। निकाल हाँ, घर लेते की हैं। सफाई है या फिर सो आई थिंक आप- पूरा साल में शायद 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब किसी भी रिलीजन का कोई फेस्टिवल नहीं है। पर फिर भी इंडिया में हाँ। काफी डेज है। तो अब बहुत यही है। चीज वेस्ट में जो हमारे बच्चे चले गए, दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स हाँ। वहाँ पर वाह, अच्छा। वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे भी वही इवन दांडिया आसमान से रास ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत
जो हमारे बिल्कुल। और अभी नाउअडेज अभी पेपर में भी आया था ना, न्यूज़पेपर वगैरह में, जब से ये महाकुंभ गया है और महाकुंभ के पहले से ही फॉरेनर जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आध्यात्म है, जुड़ाव है, परिवार है ना, और उसके साथ में हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अच्छा हीलर है हमारा, ठीक है। और प्लस हमारा कल्चर, इतने रिच कल्चर में रह के हम मैगी पास्ता में अटक गए, जबकि हमारे घर में इतने अच्छी राब मिलती है, इतना अच्छा घाट बनता है, खिचड़ी बनती है, हम उन सबको भूल रहे हैं। और वहीं आप यूएस वगैरह में चले जाओ, आजकल स्पेशल अभी रिसेंटली एक एड सुन रही थी मैं कि हेल्दी दलिया तो शुरू से हेल्दी था, अब यूएसए का हेल्दी दलिया नाम से आने से क्या वो हेल्दी हो जाएगा? वो तो हमारा है, वो हमारा है। तो हमें वो चीज को देना, और हमारा हर कल्चर, जैसे न्यूट्रिशन की बात करें, हर त्योहार में एक फिक्स फूड होता है, वो उस सीजन के, बिल्कुल, और उस सीजन का फूड हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए बहुत है, बहुत बहुत यूजफुल है। इसलिए ना मैं समझती हूँ कि अध्यात्म भी इसमें बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हमारे उसमें 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना। इसीलिए हमें मेडिटेशन की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हमें लगता है कि कोई ऐसा पावर है, हम उससे बात कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कि एटलीस्ट दिन में एक बार आप पूजा में पूरी तरह से ध्यान लगाए। आप कहीं गलत राह पे जाओगे ना तो आपको लगेगा कि कोई देख रहा है मुझे। एक और चीज जो मैं बोलती हूँ अपने, हमेशा जो भी मुस्लिम पेशेंट आते हैं, इवन हिंदू पेशेंट आते हैं, मुस्लिम पेशेंट को तो स्पेशली फीमेल्स को बोलती हूँ, आपके तो धर्म में 3 टाइम की नमाज है, 5 टाइम की नमाज है, आप तो नमाज पढ़ लो, आपको तो योगा की भी जरूरत नहीं है। इतना झुकना, इतना बैठना, योगा में 20 मिनट की नमाज होती है, मैंने कहा सारे पोज आ जाते हैं, योगा के सब पोज आ जाते हैं। तो दिन में आपने अगर 3 नमाज भी पढ़ ली तो आपका जो टोटल बॉडी वर्कआउट हो गया विद स्पिरिचुअलिटी। आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। तो वो मेडिटेशन ऑटोमेटिकली एक मेडिटेशन है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो मैं जैसे ही किसी का नाम लूंगा ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। वो ब्रेक होते हैं, हमें हैप्पी फीलिंग। और एक जो हम पूजा करते हैं, या हम नमाज पढ़ रहे हैं, या हम कहीं पे भी जाके कुछ भी मंदिर में जा रहे हैं, वहां से आप इस चीज को अगली बार आप महसूस करके देखेंगे जब वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि वो पॉजिटिव हो रहा है। अब वहां से निकलोगे 2 घंटे तक, ये मैंने खुद पर्सनली फील किया। मैंने कई पेशेंट्स के साथ बोल रही, ये एक तरह से मैंने एक छोटा सा सर्वे करने की कोशिश करी थी। वो 2 घंटे मिनिमम मैडम, हमारे को ना तो कोई थॉट आया, ना किसी तरह की परेशानी आई, ना हमें चिड़चिड़ हुआ, मन भी एकदम अच्छा था कि हाँ चलो भगवान जी के जाके। आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो मेरे पास अभी नवरात्रि आप चल रही थी, उस पर एक संदेश आया था। घर में एक जीवित देवी रहती है, लक्ष्मी बनकर पानी भरती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, गृह लक्ष्मी बनकर परिवार संभालती है, सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, और दुर्गा बनकर संकटों से लड़ती है, काली बनकर घर की रक्षा करती है। उसकी पूजा भले ना करे लेकिन सम्मान जरूर करे। देवी केवल मंदिरों की मूर्ति में ही नहीं बल्कि हर स्त्री के रूप में हमारे बीच मौजूद है। यही है नवरात्रि का सच्चा संदेश। डॉक्टर दिव्या, आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेगी एथिकल वे में? यंग जनरेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आज कल के सभी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में रहते हैं, अपनी एथिकलिटी और मोरालिटी को तो डेफिनेटली उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके साथ में हमें कुछ चीज़ों का एजुकेशन, कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, अबाउट सेफ इंटरकोर्स, अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और इन सब चीज़ों का नॉलेज रखने के बाद में इट इज़ योर चॉइस to whether proceed or not, but definitely within the limits of your family values, your morality and ethical issues. Thank you दिव्या। डॉक्टर नाजिमा, आपका इस पर क्या राय है? आप यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेगी? वैसे डॉक्टर दिव्या इज़ वेरी ब्यूटिफुली गिवन द मैसेज, और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे पीयर प्रेशर में आके करते हैं, तो आई थिंक जो भी प्रेशर्स हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, और संस्कार हम ना भूलें एंड डिस्कस एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स। दे आर योर बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट गाइड। जी, चलिए व्यूअर्स, तो आज का हमारा सेशन अब अंजाम तक पहुंच चुका है। आज हमने मेनोपॉज के बारे में सिर्फ सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि एक नई सोच भी जानी है
ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मेनोपॉज एक फेज है, जिंदगी नहीं रुकती, बस एक नई रिदम पकड़ती है। इस दौरान अपने शरीर मन दोनों का ख्याल रखिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर चेकअप एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये तीनों चीज़ें आपको हर बदलाव के दौरान मजबूत बनाती है। चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बार फिर से अपने गेस्ट का धन्यवाद करके मैं इस सेशन को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। व्यूअर्स, ऐसे मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गर्ल्स विंग बोहरा यूथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।